उत्तर प्रदेश में तीसरे दौर की वोटिंग खत्म होने में बस अब कुछ मिनट बाकी हैं और अभी तक करहल और कन्नौज दो ऐसी सीटें जो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच नाक का सवाल बनी हुई हैं। वहां से बड़ी खबर, करहल में 63% वोटिंग हुई है, ये शाम 5 बजे तक के आंकड़े हैं, और कन्नौज में 61% वोटिंग हुई है। ओवरऑल यूपी में अभी तक 58% वोटिंग रिकॉर्ड की गई है। 6 बजे तक जब ये आंकड़े आएंगे तो हो सकता है 60% से ये ऊपर चले जाएं, इसकी पूरी संभावना है। करहल में ज्यादा वोटिंग के कई मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करहल को लेकर क्या बोले वो बहुत महत्वपूर्ण है। सुनते हैं उनकी बात। खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है या नहीं करता है? करता है ना, सबको पता है। खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है, जबकि सच्चाई क्या है ये मैं आज आपकी इस धरती पर आकर के आपको बताना चाहता हूं। हालत ये है कि जिस सीट को ये लोग सबसे सुरक्षित मान करके बैठे थे, वो भी हाथ से निकल रही है। आपको याद होगा, जिस पिता को मंच से धक्के देकर हटाया था, जिसे अपमानित करके पार्टी पर कब्जा जमाया था, उसी से गुहार लगानी पड़ी कि मेरी सीट बचाइए। प्रधानमंत्री मोदी आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी पर आतंकवाद को लेकर भी। वो कह रहे हैं कि सपा का मतलब है आतंकवादियों का समर्थन। सपा वो पार्टी है जब सरकार में आई, अखिलेश यादव वो नेता है जब मुख्यमंत्री बने तो आतंकवाद के आरोपियों पर से मुकदमे वापस ले लिए थे। में एक तो नहीं बल्कि आतंकी हमलों के 14 मुकदमों में समाजवादी सरकार ने बहुत सारे आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने का फरमान सुना दिया था। क्या आतंकवादियों पर रहम करना ठीक है क्या? आप जरा बताइए, रहम करना ठीक है क्या? आतंकवादियों को बचाने के खेल ठीक है क्या? और आज लिपापोती करने निकले हो। ये लोग विस्फोट कर रहे थे, धमाके कर रहे थे, और समाजवादी पार्टी सरकार इन आतंकवादियों पर मुकदमा तक नहीं चलने दे रही थी। और मेहमान जुड़ गए हमारे साथ हैं जफर इस्लाम साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं राज्यसभा के। जफर साहब, आपका स्वागत है। अनिरुद्ध चंदेल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। चंदेल साहब का भी बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। हमारे साथ सीपी राय साहब भी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका में आज हमारे साथ हैं। राय साहब, स्वागत है। शिवम त्यागी जी सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और भाजपा का समर्थन भी करते हैं। शिवम जी, स्वागत है आपको। और अमिताभ भूषण जी जो हैं वो एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, चुनावी सर्वे भी करते हैं, इस चुनाव में घूमे भी हैं। इनकी पूरी टीम ने अलग अलग सीटों पर जाकर के आंकलन अपना निकाला है। अमिताभ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चंदेल साहब आपसे शुरुआत करता हूं चर्चा की। प्रधानमंत्री का आज तो बयान, आज जो भाषण था उसमें तो बहुत सारे मुद्दे निकले, बहुत से मुद्दों पर बहस हो रही है, लेकिन उन्होंने करहल की सीट का नाम लिए बगैर उन्होंने ये कहा कि जिस सीट को सबसे सेफ समझकर आए थे वो भी हार रहे हैं। अब अगर करहल से अखिलेश यादव हार जाएं तो बहुत से लोगों के लिए करिश्मा होगा, लेकिन प्रधानमंत्री को इसका पूरा एतबार है कि यह होने जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का ये बड़बोलापन है जो ये बोल रहे हैं। कहां से अखिलेश जी ने करहल सीट को सेफ सीट चुना? उन्होंने इस तरह तो हम कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने भी गोरखपुर की सेफ सीट चुनी। कौन ऐसा नेता जो नहीं अपने क्षेत्र में लड़ना डरता, क्यों नहीं लड़ता है? ये इस तरह की जो भ्रमित करने की बातें हैं वो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, और इनका काम है भ्रमित करना। और हार जाएंगे, चुनाव जीत जाएंगे, ये तो 10 तारीख को पता चलेगा कि 10 तारीख को कौन हारेगा, कौन जीतेगा, किसकी बोलती बंद होगी, कौन सीट छोड़ के जा रहा है। बहुत ज्यादा
अति उत्साह में जो सब लोग चल रहे हैं, इसका परिणाम ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरीके की जो बातें हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं, आदित्यनाथ योगी जी कर सकते हैं। नहीं, वो आप ये कह रहे हैं, आपने दो बातें कही चंदेल साहब। आपने कहा कि पहले तो ये कैसे साबित होता है कि वो सेफ सीट है, और उसके अमिताभ जी यहाँ बैठे हैं, ये वहां गए हैं, ये बता सकते हैं कि वहां के क्या समीकरण है। लेकिन आपने कहा कि ये कोई विषय नहीं होता और हर नेता चाहता है वो ऐसी सीट से लड़े जो जहां उसको अपनापन मिले, जहां लोग उसको पसंद करते हो। ये कह रहे हैं ना आप? बिल्कुल भाई, जो उनका क्षेत्र है वो पैदा हुए वहीं पे, उसी एरिया में बड़े पले बड़े हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वहां अचानक आगे करे लड़ने के लिए चुनाव। ठीक है, तो ये उस जहां वहां की जनता की डिमांड है, जनता उनका प्यार करती, जनता ने बोला कि आप जनता के कहने पर करहल से लड़ रहे हैं, यानी जनता का प्रेम है तो वो करहल गए हैं, सेफ सीट सोच करके नहीं गए हैं। जफर इस्लाम साहब, उत्तर ले रहा हूं आपकी बात का। चंदेल जी, जफर जी, देखिए, कोई भी अगर ऐसा कहेगा तो शायद वो उनके परिवार के लोग भी नहीं मानेंगे कि ये सेफ्टी नेट देख के गए हैं कि बिल्कुल ऐसी सीट पे जाओ जहां पर हारने के इम्कान और कम जो है चांस नहीं के बराबर हो। लेकिन भाई, ये बताना चाहता समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को कि हालात बदल गए हैं। जिसको आप सेफ सीट समझ रहे थे, अब बिल्कुल अनसेफ सीट हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बघेल साहब, उनकी पॉपुलैरिटी आपको ही मालूम है कि वो हर समाज में, समाज के हर वर्ग उनको पसंद करते हैं। कोई छोटे बेटे भी अगर वो फंक्शन करते हैं तो उसमें वो 10 लोग को बुलाते हैं तो 10,000 लोग आते हैं। ऐसे हालात तो आपको पता ही है, आप भी देखते हैं, हमको नजदीक से जानते हैं। ऐसे में उन्होंने सोचा होगा शायद कि यहाँ पर मेरी सेफ सीट है, इसको ले लो, लेकिन आज वो बहुत घबराए हुए और नर्वस दिख रहे हैं जब उनसे ये सवाल किया जाता है अखिलेश यादव जी से। अब 10 तारीख को जाहिर आपने कहा रिजल्ट पता चलेगा, लेकिन कुछ चीजें जो है पहले से दिख जाती है। वो सिर्फ एक जो बोलते हैं ना फॉर्मेलिटी जो है वो 10 तारीख को होगी, लेकिन जनता की आवाज तो समझ जाती है। नहीं, उनका सवाल फिर नहीं, जफर साहब इसका भी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव करहल से चुनाव लड़ते हैं तो वो आपकी नजर में सेफ सीट चुन रहे हैं, योगी जी गोरखपुर से चुनाव लड़ते हैं तो वो उनका घर है इसीलिए वहां जा रहे हैं। देखिए, मैंने कहा था आपके प्रोग्राम में और कई प्रोग्राम में कि अगर ये लोग कह रहे थे कि आप चंदेल साहब एक एक करके आराम से बात करेंगे, बहुत समय। देखिए, मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और बार बार कह रहे थे ये कि वहां से क्यों अपने घर से लड़े, जहां पर आपको डर लग रहा है तो वहां से लड़ रहे हैं। उनको पता है कि मुख्यमंत्री जी जहां से लड़ेंगे वहां से जीतेंगे। आप कह रहे थे अयोध्या से, मैंने कहा कि अयोध्या में चलिए वो लड़ लेंगे, आप लड़ेंगे वहां से। हमने तो ओपन चैलेंज किया था समाजवादी पार्टी को कि आप ओपन चैलेंज कर रहे हैं, वो चलो लड़ लेंगे, आप लड़के दिखाइए। और अगर आप कहते हैं कि लड़ लेंगे तो आप बोलिए सबसे कमजोर जो आपकी नजरों में सबसे कमजोर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का चुन के डालिए, तो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेगा। ऐसी जमीन पुख्ता जमीन है। अच्छा देखिए जफर साहब, देखिए आप इस बात से तो सहमत होंगे, चुनाव में बहुत सी बातें कही जाती हैं अपने कार्यकर्ताओं का, वोटर का मनोबल बढ़ाने के लिए। तो ये जो बात आज प्रधानमंत्री ने कही है केवल उसी काम के लिए कही है या इसके पीछे कोई लॉजिक है, कोई तर्क है? उन्होंने एक तर्क दिया था, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन सीपी राय साहब भी बड़े जमाने से राजनीति देख रहे हैं। राय साहब, मुझे ये बताइए, आप प्रधानमंत्री का एक कहना कि करहल सीट अखिलेश के लिए सेफ नहीं है, अखिलेश यादव जी के लिए सेफ नहीं है, क्या आपको केवल चुनावी बात लगती है या इसके पीछे लगता है कोई तथ्य? देखिए, आरएसएस के संघ चालक है मोहन भागवत साहब, उनका बयान पूरे हिंदुस्तान ने पढ़ा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछले 2 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बुरा हाल हुआ है और उन्होंने अपने संघ के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि तुम लोग निकल पड़ो। उनको भाजपा के कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है, तो उससे मुझे लगता है थोड़ा डिमोरलाइज हुए हैं लोग। और मोराल हाई करने के तरीके होते हैं, 400 प्लस सीट, 300 प्लस सीट, ये बातें करना मोराल हाई करने के लिए होता है। प्रधानमंत्री जी ने भी यही कह करके शायद कोशिश की है। जहां तक करहल के क्षेत्र का सवाल है, मैं चूंकि आगरा में रहता हूं, मेरे बगल का क्षेत्र है, एक जमाने में जब राजनीति में था तो ये सारे क्षेत्रों में मेरी मीटिंग्स हुआ करती थी और एक एक इलाका मेरा देखा हुआ है और उसके सब समीकरण मैं जानता हूं। और एसपी सिंह बघेल अपना मेरा छोटा भाई है, बहुत दिनों हमारा कार्यकर्ता रहा है वो, ठीक है, उसकी चर्चा खूब हो रही है, उसको बधाई, अच्छे यहाँ सफलता है, केंद्र का राज्य है वो। लेकिन करहल सीट पर मैं एक निष्पक्ष राय दे रहा हूं, कोई खतरा नहीं है, अखिलेश यादव वहां ठीक ठाक अच्छे वोटों से चुनाव जीतेंगे।
बल्कि आज अभी जो मैनपुरी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ लोगों से बात किया, वहां के लोगों से, हम लोग पत्रकार ही हमारे साधन है, पत्रकार है, अधिकारी हैं, आज सामान्य लोग हैं, वही साधन है हम लोग के पास जगह जगह पूछताछ करने के लिए, क्योंकि मैं राइट अप भी लिखता हूँ तमाम अखबारों के लिए। तो आज जो मैंने वहां पता लगाया है तो वहां मालूम यह पड़ा कि बिल्कुल क्लीन स्वीप जैसी स्थिति इन जगहों पर है। मुझे लगता है शर्मा जी कि बहस गलत जगहों पर जा रही है और दूसरी तरफ भी गलत जगह लोग फंस जा रहे हैं। बहस मुद्दों पर होनी चाहिए थी। 8 साल की केंद्र की सरकार है, 4-5 साल प्रदेश की सरकार के हो गए, दूसरे लोग भी पहले सरकारें चला चुके हैं। तो जो चला चुके हैं और जो चला रहे हैं, इन दोनों की बहस अगर अपने काम पर, अपने विचार पर और सिद्धांत पर होता तो शायद ज्यादा सार्थक, अच्छी बहस हो पाती। बहस बहुत निचले स्तर पर जा रही है और इससे हमारे जैसे लोग जो जयप्रकाश के आंदोलन में थे, जो डॉक्टर लोहिया को मानते थे, गांधी को मानते हैं, जो लिखते पढ़ते हैं और एक कोशिश करते हैं कि चीजों में शुचिता आए। मैंने कल ही परसों अभी लिखा था, ट्विटर और सब जगह है मेरा, कि क्या आपको घृणा नहीं हुई किसी पार्टी का? नहीं, उनकी भाषा, उनकी बोली, उनका जो है उस पर क्या घृणा नहीं हो रही? किस तरह की बातें हो रही हैं? संभव हो तो इसको बचाया जाए। ठीक है, लेकिन करहल सीट पर मैं दावे से कह सकता हूं अखिलेश यादव भारी वोट से जीतेंगे। ऐसा राय साहब, आपने जो मुद्दों वाली बात की, तो मुद्दे पर तो रोज हम लोग बात करते हैं, लेकिन चुनाव में बीजेपी जो है वो अपने काम बताती भी है, बस इनके नेता बताते हैं, समाजवादी पार्टी अपनी सरकार में क्या काम हुआ वो बताते हैं, और लेकिन उस सब के बीच में कोई एक ऐसा फैक्टर छोड़ जाते हैं जो उस दिन की हाईलाइट बन जाती है। तो जैसे आज प्रधानमंत्री ने कह दिया कि वह करहल से अखिलेश यादव हार जाएंगे, आपने कहा आपके आंकलन में ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, तो मुझे ये बताइए जरा कि अखिलेश यादव करहल गए, ये सेफ सीट समझ करके गए या जो तर्क समाजवादी पार्टी के नेता दे रहे हैं कि नहीं भाई हमारी तो घर की सीट है इसीलिए गए? शर्मा जी, देखिए, जो भी मुख्य नेता होता है किसी भी पार्टी का, वो कोशिश ये करता है कि ऐसी सीट से चुनाव लड़े जहां उसको बार बार समय न देना पड़े। सैफई के रहने वाले हैं अखिलेश यादव। सैफई से मुश्किल से 800 मीटर दूर एक पुलिया पड़ती है, वहां से करहल शुरू हो जाता है। एक तरफ उनका घर है। मुलायम सिंह यादव जी भी पहला चुनाव वहीं से लड़े थे, बिल्कुल जब 67 वाला पहला चुनाव लड़े थे। तो ये उन लोगों का अपना क्षेत्र है और वहां चुनाव लड़के उनका पूरा परिवार, खानदान वही रहता है, तमाम भाई, चाचा, ताऊ सब वही। और आप कह रहे हैं कि बड़ा स्वाभाविक था कि वो यहां से आकर के चुनाव लड़ते, इसमें और कोई बात नहीं है। ठीक है, शिवम त्यागी। वो किसी भी नेता के लिए स्वाभाविक है। ठीक है, शिवम त्यागी। इनके लिए नहीं, किसी भी नेता के लिए स्वाभाविक है। देखिए, सबसे पहले तो सौरभ जी मैं ये कहना चाहता हूं कि चाहे लोहिया जी की विचारधारा हो, चाहे जेपी की विचारधारा हो, आजकल के जमाने में है कहां? जेपी के आंदोलन से निकले हुए लोग आजकल के जमाने में 900 करोड़ के घोटाले में अंदर है, जो आज के हिसाब से 7600 करोड़ का घोटाला है। ये जेपी की विचारधारा थी क्या? एक परिवार जिसमें 35 लाल बत्तियां हुआ करती थी, ये जेपी की विचारधारा थी क्या? यही जेपी के आंदोलन से निकले हुए लोग थे। तो मुझे लगता है कि हम पूर्व को देखकर और आज में रोते रहें, ये अपने आप में उचित नहीं। जहां तक बात घरेलू सीट पर लड़ने की है, मेरा अपना मानना है, और मानना नहीं, आपने भी शायद देखा होगा, आजमगढ़ में पर्चे लगे थे कि हमारा सांसद गायब है। घर तो ये उनका पहले भी था, जब वो सांसद ही लड़े थे तब भी तो ये उनका घर था ना। लेकिन क्यों नहीं लड़े इधर से? अब यहीं से लड़ते भाई। पहला चुनाव जब मुलायम सिंह जी ने यहां से लड़ा था तो पहला चुनाव अखिलेश जी भी यहां से लड़ लेते, क्या परेशानी है? लेकिन पहले आजमगढ़ सेफ सीट थी, लेकिन अब अगर वहां जाते तो वहां पर पर्चे लग चुके थे। ये देश जानता है, प्रदेश जानता है क्या हुआ है वहां पर। दूसरी बात, गोरखपुर को जो कहते हैं, गोरखपुर में सेफ सीट आप अब कह रहे हैं, लेकिन गोरखपुर में श्री योगी आदित्यनाथ जी पहली बार नहीं लड़ रहे हैं। एक 5 बार का सांसद जो लगातार जीतते हुए आया हो, उसके लिए फिर से वहीं से चुनाव लड़ना अपने आप में एक चुनौती है। और ये इस बात को अखिलेश यादव जी का सीट बदलना अपने आप में साबित कर देता है। अब करहल पर आते हैं कि ये एक ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है या जीत या हार। मेरा अपना मानना है कि हम एक लोकतंत्र में रहते हैं, हम किसी तालिबानी स्ट्रक्चर में नहीं रहते हैं। जब खास तौर पर आप अपनी, जिसको आप कहते हैं कि जीतने वाली सीट से लड़ रहे हो, और आपके कुछ जो फ्रिंज एलिमेंट आपके हैं या फिर कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो इस आतंक तक उतर आ सकते हैं कि कैंडिडेट को चुनाव न लड़ने दे, जिसको मैं लगातार कहता हूं, तो हमारी देश की जनता जो है, हमारे देश की आम जनता जो है, वो कहीं ना कहीं इस चीज को देखती है, नजर करती है, सामने रखती है, और अपने आप में ये भी एक चीज दर्शाती है। आप देखिए, मुख्यमंत्री जी पर्चा भरने के बाद एक बार भी गोरखपुर नहीं गए हैं। इसका मतलब वो वहां को लेकर काफी हद तक कॉन्फिडेंट है, उनको पता है वो जीतने वाले हैं। लेकिन कमोबेश अगर हम करहल की बात करें तो आप देख लीजिए अखिलेश यादव जी कितने वहां समय से हैं। जिस तरीके से हम और ये पूरा प्रदेश और ये पूरा देश एक तरीके से जानता है कि समाजवादी की जो विचारधारा है वो लड़ाई झगड़ा गुंडागर्दी वाली है। अभी जो आपने बात की उसका जवाब मैं लेता हूं। आपने जो पॉइंट उठाया है, क्योंकि ये पॉइंट गृहमंत्री अमित शाह जी भी उठा रहे थे, चंदेल जी, उन्होंने कहा कि अखिलेश जी ने कहा था बस अब 10 मार्च के बाद आऊंगा, पर्चा भरने के बाद, अब सीधा चुनाव के बाद ही आपसे मुलाकात होगी, चुनाव तो आप लोग लड़ रहे हैं मेरे लिए, लेकिन बार बार जाना पड़ रहा है। ये बात शिवम त्यागी भी उठा रहे हैं।
चंदेल जी, मुझसे मुझसे जी पूछिए। आपसे प्रश्न है। नहीं कहाँ खोए देखिए, भाई? सीएम त्यागी जी के लिए बार बार जाना पड़ रहा है। जब कोई नेता किसी जगह जहां से लड़ रहा है, जो जहां पर जा रहा है, तो ये क्या हुआ कि बार बार जा रहा है, बार बार नहीं जा रहा है, या किस जगह से लड़ रहे हैं? मुझे लगता है सौरभ जी, आज हम लोगों को डिबेट यहाँ होनी चाहिए थी कि ये बताइए कि 5 साल में उन्होंने क्या किया। यहाँ डिबेट क्या होनी चाहिए थी कि जो होती है बहन बेटियों चंदेल की साहब, रोज पीछे होती है। उन्होंने क्या किया। चंदेल साहब, रोज होती है, बताना चाहिए था, रोज होती है, वो बहस भी होती है। उन पर प्रश्न करना चाहिए था। नहीं पता अरे कौन सी रट्टी दुनिया रटाई में आप लोग स्क्रिप्ट हैं और मत किस पढ़ा तरह की कीजिए, डिबेट कुछ करना नया चाहते हैं, होना देश चाहिए। को किस दिशा में हर मोड़ना रोज यही चाहते हैं। स्क्रिप्ट होती क्या अरे है। डिबेट हो भाई रही है? चंदेल अखिलेश साहब, यादव कहाँ से चंदेल लड़ेंगे? साहब, मुलायम सिंह जी कहाँ से लड़ेंगे? चंदेल योगी आदित्यनाथ साहब, जी पूरे कहाँ से दिन लड़ेंगे? ये में तो हमारे लड़ेंगे, चैनल वो तो पर लड़ ही रहे कम हैं। से कम जब 5 आप उसको घंटे, देखिएगा, मैं आप मेरी बात को नोट कीजिएगा, कम से कम 5 घंटे उत्तर प्रदेश पर बहस करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक एक मुद्दे पर बहस होती है और होती रहेगी आगे भी। एक विषय उठा है तो उस पर भी बात हो रही है, इसमें क्या है? और आपने तार्किक तरीके से उनका उत्तर दिया है, आप आगे भी दे सकते हैं। जो विषय आप बता रहे हैं महत्वपूर्ण है, रोज होती है बहस उन पर। आज अगर एक चीज आप बोली गई है उसका और उस पर ही बहस हो जाए, क्या बात है? ये कोई विषय ही नहीं है। हाँ, आप ये कहिए कि ये हमारे लिए कोई विषय नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल विषय होना चाहिए था कि जो एजेंडा चलाया जा रहा है, इस एजेंडे के तहत कि नहीं यहाँ पर आतंकवादी आ रहे हैं और चाइना से घुसपैठ हो रही है और यहाँ हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा, उत्तर प्रदेश खत्म हो जाएगा। ये जो भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव चला रही है, इस नैरेटिव में आप सब लोग समझदार और अच्छे प्रवक्ता हैं, अच्छे टीवी वाले हैं। कम से कम मैं चाहता हूँ इस देश में अच्छी बहस हो, जिससे पता चले कि बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा, युवाओं को कैसे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। चंदेल साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ। ये आपका जवाब, अभी आप थोड़ा सा उत्तेजित हो गए, आपको होना नहीं चाहिए था। सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए ना चंदेल साहब, मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए ना। समय जा रहा है, ऐसे समय चला जाता है और कुछ नहीं होता। एक सेकंड चंदेल साहब, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, आप खामखा उत्तेजित हो गए, इसकी कोई वजह नहीं थी। आप अभी जो आपने अभी एक सेकंड अभी सुनिए, अभी आपने जितनी बातें कही कि ये हो रहा है यूपी में, ये हो रहा है यूपी में, ये हो रहा है यूपी में, आपका उत्तर बड़ा सरल सा हो सकता था कि अखिलेश जी यहां से क्या पूरे उत्तर प्रदेश में खड़े हो जाएं, जीत जाएंगे, क्योंकि विषय ये है और ये विषय बीजेपी के खिलाफ है, इसीलिए उनकी जीत तो निश्चित है। आप ये कह सकते थे। सौरभ जी जीतेंगे नहीं ना। अरे वो क्यों मानेंगे आपकी बात? वो आप ये क्यों चाह रहे हैं कि बीजेपी मान जाएगी आपकी बात? बिल्कुल नहीं मानेगी। वो आपकी बात तो क्यों मानेंगे? आपकी बात नहीं मान सकते, वो डर रहे हैं, उनको पता है कहीं से भी लड़ेंगे हार जाएंगे, इसलिए नहीं। चलिए, आपने तो नहीं कहा, मैं कह करके सवाल पूछता हूं। अच्छा, उससे एक जफर साहब मौका दीजिएगा, मुझे आ रहा हूं मैं। अमिताभ जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अब बार बार ये कहा जा रहा है कि करहल पर क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने एक चुनौती भरी बात कही कि भाई यहां से हार जाएंगे अखिलेश यादव, ये बात। और कोई बात ये जो है, अगर बहुत बड़ा नेता योगी जी के लिए कहे तो उस पर ही बात होगी, उस पर भी हो जाती है चर्चा। करहल का मायने क्या है सपा के लिए, क्या समीकरण है अमिताभ जी? देखिए, तो शुरुआत जैसे आपने सौरभ जी की है। अनिरुद्ध, चंदेल साहब एक मिनट, अमिताभ जी बहुत देर से सुन रहे थे, बोलना चाह रहे थे, सुन रहे थे, बोलने दीजिए। मैं आता हूं, अभी आता हूं मैं अमिताभ जी। सौरभ जी, इस चर्चा की शुरुआत जहां से हुई है कि करहल क्यों अखिलेश यादव गए, देखिए ये बहुत स्वाभाविक होता है। नेता जब किसी सीट का चयन करते हैं तो बहुत साफ होता है कि वो एक बड़ा संदेश भी देना चाहते हैं और सुरक्षित सीट जरूर उनके जेहन में होता ही होता है, पर उसकी व्याख्या कई तरीके से होती है। कई बार पार्टियां ये कहती है कि ये भावनात्मक निर्णय है। संभव है मुलायम सिंह यादव जी के लिए करहल एक भावनात्मक क्षेत्र रहा है, तो वो भी एक मसला होगा, लेकिन सुरक्षित सीट किस मामले में है वो आप जातीय समीकरण को देख लीजिए। और केवल अखिलेश जी के लिए नहीं, शुरू से अगर आप देखेंगे तो करहल में जब भी कोई जीतता है तो चूंकि वहां निर्णायक वोट यादव बिरादरी की है। और आप देखिए, एक बार बीजेपी भी वहां तब जीती थी जब शोभन सिंह यादव बीजेपी में आ गए थे और तब बीजेपी वहां जीत पाई थी। तो ये तय है कि करहल में यादव बिरादरी का कोई ना कोई प्रतिनिधि जीतता रहा और ये तो चुनाव नहीं, कई चुनावों का ट्रेंड रहा है। इसलिए भी होता रहा है कि करहल की जो कुल करहल के वोटर हैं उसमें लगभग 40% हिस्सेदारी अकेले यादव समाज की है। और यादव समाज किस दल का स्वाभाविक वोटर है वो सब लोग जानते हैं। तो इसलिए सिरे से इसको खारिज कर देना और ये कहना कि ये कोई सुरक्षित मान के नहीं गए थे, ये बात बहुत हद तक बेमानी होगी। तो फिर ये भी बताइए कि भाजपा ने बघेल साहब को वहां से उतारा है, तो क्या भाजपा का कोई आधार है वहां पर? देखिए, भाजपा ने बघेल साहब को इटावा से मैनपुरी पहुंचाया है, उसके पीछे की एक वजह जो मैं समझ पा रहा हूं कि यादव वर्सेस ऑल शायद वो करने की कोशिश होगी, क्योंकि एससी वोटर भी आप देखेंगे तो एससी वोटर की भूमिका महत्वपूर्ण है वहां, और साथ ही साथ ब्राह्मण और ठाकुर वोटर भी है। बाकी वो भी
अमिताभ जी, वीडियो लिंक आपका टूट गया है, आते हैं हम दोबारा। जी जी ठीक है, जफर साहब अब आप उत्तर दीजिएगा जरा। चंदेल साहब ने बहुत सारी बातें कही थी, फिर वो थोड़े नाराज भी हो गए कि भाई क्यों हम सीट पर बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी के मुद्दों पर बात होनी चाहिए। और बहरहाल उनका कहना है कि भाई मुद्दा आपके खिलाफ है, कौन सी सीट पर हार जीत की बात कर रहे हैं? देखिए, मैं तो उनसे ये पहले अर्ज करना चाहूंगा कि जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा अपनी स्पीच में, खाली बर्तन आवाज बहुत करता है, वैसे आज जिस तरह से वो रिएक्ट किए, दो बातें। एक तो जब आपने इस बात को उठाया कि करहल से हार जाएंगे, तो समाजवादी पार्टी के हमारे चंदेल भाई जो है वो खो गए क्या, उनको एकदम से झटका लगा, शौक लगा, और वो कहाँ चले गए मालूम नहीं। वो सपना में चले गए कि अरे हार जाएंगे तो क्या होगा। तो ये देखो, कुछ सच्चाई का सामना करना पड़ेगा आपको, समझे, इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा आपको। ये चंदेल जी आपको रहना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है, आपको ये जो मैसेज आ रहा है उसको देखना पड़ेगा, ऐसा होने वाला है। दूसरी बात जो है कि ये नाराज हुए, उससे समझ में आता है कि इनकी नाराजगी पूरी इस बात को बताती है कि ये परेशान होकर नाराज हो रहे थे। इलेक्शन है, इलेक्शन में ऑपोजिशन पार्टी भी थोड़ा परिहार करती है और जो रूलिंग पार्टी भी है, लेकिन सच्चाई जो है वो सच्चाई रहती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, वो इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं कि कोई उनके लिए सेफ और अनसेफ वाली बात नहीं। जहां से सीट लड़ेंगे, जैसे बोलते हैं ना, जहां से खड़े वहां से लाइन शुरू, वहां से वो जीत सकते हैं, उनमें वो क्षमता है और उनकी इतनी पॉपुलैरिटी है, इतनी लोगों में जो है एडमिरेशन है, इसलिए वो इस बात का दावा। लेकिन उन्होंने कहीं ऐसा कहा नहीं। चलिए, अभी योगी जी पे बात नहीं, करहल पे हम बात कर रहे थे, तो अभी अखिलेश यादव जी का एक बयान आया था पीछे, आपने देखा होगा कि इनके बूथ पर भूत नाचेंगे। ये मतलब जहां बघेल साहब के जो बूथ होंगे आपकी पार्टी के, वहां भूत नाच रहे होंगे, कोई वोटर तो नहीं मिलेगा। देखिए, ऐसा है कि बघेल जी को सभी लोग जानते हैं। माफ करता थोड़े से इलेक्ट्रिसिटी चली गई, आप दिख रहे हैं सर, बोलिए। तो बघेल साहब के बारे में सब कुछ जानता है और बहुत पॉपुलर आदमी है, इसलिए कि वो और एक समाज के लिए नहीं है, किसी एक धर्म वाले के लिए नहीं है। मैं खुद उनको पर्सनली जानता हूं, हमारे मित्र हैं, इसलिए कि वो चाहे कोई भी समाज का आदमी हो उनसे जुड़ा रहता है। ठीक है, तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको जो समाज में और का पूरा सपोर्ट मिलेगा, हर वर्ग का सपोर्ट मिलेगा, और वो इनको हराने में बहुत अच्छे मार्जिन से हराने में कामयाब होंगे। सर, इस बहस को हम आगे कौन कहता है? अच्छा, एक चीज खाली कह देना चाहता हूँ, ये किसने कहा? आप कहाँ आप हैं? नहीं, आप जफर साहब, आप हैं कहाँ इस वक्त? अभी आप हैं कहाँ इस वक्त? मैं मेरे ऑफिस में हूँ, दिल्ली में। अरे दिल्ली में, मुझे पूछा कि भाई यूपी में तो नहीं है, क्योंकि यूपी में तो लाइट जाती नहीं, तो अचानक लाइट गई, तो इसलिए ये सवाल उठाया गया था। कोई बात ये नहीं। दिल्ली में ठीक है। अब देखिए, चंदेल जी हंसना भी पड़ता है कभी खोइए मत। उत्तर प्रदेश में आज तीसरे दौर का मतदान हुआ है, हम इस पर बात कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव जिस सीट को सेफ सीट समझ कर आए थे, सबसे सेफ सीट समझ कर आए थे, उसमें भी वो हार रहे हैं। इस पर हमने बात की। प्रधानमंत्री ने, जैसे मैं आपसे कह रहा था ब्रेक से पहले, कहानी आज सुनाई और बोले कि कोई टीवी का अपना चैनल जो है, कोई माइक लेकर के एक बूढ़ी माँ के पास गया और उससे पूछने लगा कि मतदान कब है, तो उन्होंने बता दिया। फिर उन्होंने पूछा कि क्या होगा इस चुनाव में, तो उन्होंने बोला कि योगी जीतेंगे। क्यों जीतेंगे, क्या मिला है ऐसा? उन्होंने कहा कि मोदी ने मुझे राशन दिया है। तो राशन को एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव में बनाया जा रहा है और ये गंभीर विषय है, क्योंकि आप देखें, बीजेपी का कैंपेन घूम फिर कर दो प्रमुख बातों पर टिका हुआ है, एक कानून व्यवस्था और दूसरा है राशन की बात। इसी का जिक्र आप सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री की चर्चाओं में सुनेंगे, बातों में सुनेंगे, मुख्यमंत्री की बातों में भी यही मुद्दे छाए रहते हैं। तो इन दोनों पर हम बात करते हैं। अमिताभ जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं मैं। मुझे बताइए कि जिसको शायद गल्ला बोलते हैं आम भाषा में, वहां पर हम देखते हैं नेता लोग जा जाकर के याद दिलाते हैं कि तुमको देखो 2 साल लगातार मुफ्त में राशन दिया है। क्या ये मुद्दा है? निश्चित तौर पर देखिए, राशन महत्वपूर्ण है और इस चुनाव में सुबह से आप देखेंगे जो लोग कतार में लगे थे, जिनकी बाइट्स पहुंच रही थी, उसमें भी ये बात निकल के आ रही थी कि राशन और साथ ही साथ किसान सम्मान निधि की जो राशि खातों में पहुंची है, उसके जो लाभार्थी हैं, उनका रुझान निश्चित तौर पर योगी मोदी के प्रति वो बहुत साफ तौर पर दिख रहा है। तो ये कारक तो है ही इस चुनाव में, इसको मानने में कोई गुरेज मुझे 1 मिनट दीजिए अमिताभ जी, वो बयान हमने निकलवा लिया, मैं वो सुनाता हूं आपको, क्योंकि उसमें कहीं नमक की भी बात है। सुनिए। एक ऐसे ही आजकल जाते हैं ना टीवी, हमारे ऐसे मित्र सारे,
तो ऐसे कोई डंडा लेकर के पहुंच गया इंटरव्यू करने के लिए। वो गरीब मां को तो क्या मालूम, वो आके खड़ा हो गया। उसने ऐसे ही उनको जरा टेढ़े मेढ़े सवाल पूछना शुरू किया। उस गरीब महिला बुजुर्ग मां से पूछा कि आपके यहां चुनाव कब है? और मजा ये है उस मां ने सही तारीख बताई कि फलानी तारीख को हमारे यहां चुनाव है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कह दिया मां ने, ताकि वो आकर के सर खाए नहीं, नया सवाल पूछे नहीं। उन्होंने कहा चुनाव है फलानी तारीख को और हमने नमक खाया है, हम धोखा नहीं देंगे। एक गरीब बुजुर्ग अनपढ़ मां उस बुजुर्ग महिला से फिर पूछा किसका नमक खाया है, किसे धोखा नहीं देगी? तो उस मां ने कहा मोदी का नमक खाया है। तो ये वो कहानी सुना रहे थे, थोड़ी लंबी है लेकिन हमने जितनी बात सुनी इस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। चंदेल साहब, अब वो मोदी जी कहानी सुना रहे हैं बूढ़ी मां की। बूढ़ी मां कह रही है मैंने नमक खाया है, किसका नमक खाया? मोदी का नमक खाया है, धोखा नहीं दूंगी। मोदी जी जैसा झूठा और नटवरा प्रधानमंत्री मैंने आज तक अपने देश में नहीं अभी देखिए, अभी आपत्ति हो जाएगी आपके आप शब्द पर, ऐसे मत करिए, फिर वो झों जावे, फिर वो बिल्कुल वो हो जाती है। जो नटवरा और झूठे हैं तो है, जो इस तरह के, और नरेंद्र मोदी से कह दिया जाए कि जरा उस बूढ़ी मां को भूल गई है, गुंडे पालने वाले लोग हैं उत्तर प्रदेश में, देख लीजिए ये इनकी भाषा मर्यादा सब भूल गए। इनको मैंने टीवी के माध्यम इनको बोलिए समाजवादी पार्टी के। अच्छा चलिए जफर साहब एक मिनट ठीक है, आपने भी ले लिया बदला अपना पूरा कर लिया। एक सेकंड चंदेल साहब आराम से, चंदेल साहब अब बोलिए, थोड़ा ठहर के बोलिए। आपने कहा प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, क्या राशन नहीं बटा यूपी में? राशन क्या प्रधानमंत्री अभी सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट में बट रहा था? राशन क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट भी बट रहा क्या? इससे पहले नहीं बटता था, इससे पहले मनरेगा नहीं था, इससे पहले और कार्य योजनाएं नहीं थी, सब कुछ नरेंद्र मोदी जी ने किया यहाँ पर। ये कौन सी एक योजना बताए जो ये योजना को इन्होंने अपने नाम पर ला कर दिया है? और मोदी जी की बात क्यों करते हैं? उत्तर प्रदेश में बात करिए ना। 5 साल हो गए हैं, इन 5 सालों में योगी आदित्यनाथ जी ने कितने काम किए उत्तर प्रदेश के लिए, गरीब जनता के लिए क्या किया है? कौन सी जगह पे इन्होंने ऐसे पुल बांध दिए हैं जो पता चलेंगे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने इतना काम कर दिया है कि जनता बिल्कुल लहरा रही और भारतीय जनता पार्टी को मैं जवाब दूंगा। मैं कह रहा, अरे अब ऐसा लॉलीपॉप सवाल पूछूंगा इनसे, 5 मिनट तक बोलते रहेंगे, अपने काम गिनाते रहेंगे। मुझे यकीन है आपके पास भी बहुत लंबी लिस्ट होगी, तो ऐसे तो नहीं। लेकिन चलिए, आपने ये कहा क्या राशन पहली बार बंट रहा है? क्या पहली सरकार आई है बीजेपी की जो राशन बांट रही है? इस पर मैं जरूर बात कर सकता हूं। हमने आज 2 विषयों पर बात की। पहले हमने प्रधानमंत्री का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि करहल की सीट सेफ सीट समझकर आया अखिलेश यादव, लेकिन यहां से भी वो हारेंगे, इस पर बात हो चुकी। इसके बाद हमने आपको उनका एक बयान सुनाया जिसमें वो ये कहते हैं कि यूपी में लोग कह रहे हैं कि हमने मोदी का नमक खाया है, हम धोखा नहीं देंगे। इस पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा राशन क्या पहली बार बंट रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। बहरहाल उसका जवाब देंगे, हमारे साथ जफर साहब है। लेकिन जफर साहब, नमक का वास्ता देना, इससे पहले भी प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश का गरीब जो है वो जो है धोखा नहीं देगा। नमक का वास्ता जब कोई देता है तो लगता है कहीं कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ संकट है क्या? नहीं, देखिए, जब आप पब्लिक से मुखातिब होते हैं और रूबरू होकर जब बात करते हैं तो जाहिर है आप पब्लिक से जुड़ी हुई बातें करते हैं। उन्होंने एक ऐसा किस्सा सुनाया जो एक आम नागरिक से जुड़ी हुई बातें थी। एक आम महिला जो थी उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने इस बात को सिर्फ ये बात दोहराया कि आज एक आम नागरिक, एक आम आवाम के दिल में भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या सोच है। आपके चैनल पे कह रहा हूं, आपने 1000 बार सुना होगा और हम सारे कार्यकर्ताओं से सुना होगा कि हमारी नीति है कि गरीब आदमी को एम्पावर करना, उसका हाथ थामना, उसका दामन थामना और उसको मजबूत बनाना। ये हमारी नीति है, पार्टी की नीति है। इस नीति के हिसाब से हम चल रहे हैं। इसलिए जब एक आम आदमी और एक आम महिला या एक आम नागरिक जब इस तरह की बात करता है तो ये बिल्कुल रेजोनेट करता है उस चीज को जो हमारी सोच है, जो हम बार बार करते रहते हैं और हम सेवा करते रहते हैं।
तो प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ इसका जिक्र किया, जो उन्होंने कहा कि नमक खाया है धोखा नहीं देंगे, ये एक फीलिंग्स है। और यही फीलिंग जो है जमीन पे रहे आज, आप जहां भी जाइए तो इनको इसका एहसास होगा। जब ये पिछले बार 2 लड़के साथ आए थे और तब इन लोगों ने इतना हंगामा किया था कि ऐसा पता नहीं क्या हो गया, लेकिन आप देखिए 2 लड़के साथ आए तो क्या हुआ था, आपको 47 सीट पे सिमट गए थे, 212 से 247 सीट पे। इस बार भी और नीचे जाने की बात है। जैसे कांग्रेस पार्टी 2014 में 53-54 सीटें लेकर आई थी, बाद में अभी उससे भी 40। अच्छा चलें ठीक है, आपने ये कहा कि उत्तर प्रदेश के गरीब के मन में ये भावना है कि मोदी योगी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और हम उनको धोखा नहीं देंगे, या धोखा नहीं देंगे मतलब हम उनका साथ नहीं छोड़ेंगे, ये आपका कहना है। सीपी राय साहब क्या कहेंगे इस पर? खास तौर पर राशन की बात बहुत करती है बीजेपी। देखिए, मेरी भी लोगों से बात होती है और मैंने पहले कहा कि लिखना पड़ता, तमाम लोगों से बातचीत करनी पड़ती है प्रदेश भर में। इस तरह के लोग भी मिले मुझे जो बहुत गरीब है, बिल्कुल गरीब तबका, एकदम नासाधारण। उसने ये भी कहा कि हाँ, हमको राशन मिला है, हमको घर बनाने के लिए पैसा मिला है। लेकिन एक बहुत बड़े पैमाने पर ऐसे भी लोग मिले जिन्होंने कहा 5 किलो राशन दिया, इस लायक तो हमको इन्होंने ही कर दिया, और मार्च तक दिया है, उसके बाद चुनाव के कारण उसके बाद फिर नहीं देंगे, और फिर ये कौन सा अपने घर से दे रहे हैं। तो ये मुद्दे भी लोग उठा रहे हैं। दूसरी बात देखिए, मुद्दे जो जमीन पर मुझे दिखाई पड़े वो दूसरे हैं। आवारा पशु 5 किलो आप अनाज दे रहे हैं, 5 किलो 5 आवारा पशु खा रहे हैं लोगों को। कोरोना काल खाली हुई है, लाखों लोग मर गए, लाइनें लग गई, एक मील 2 मील लंबी अपनी अंत्येष्टि करने के लिए, लकड़ी नहीं मिली तो नदी में बहा दिया गया। वो लोगों की याद में अभी कायम है। वो मजदूर की भी याद कायम है जिनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ, जो सैकड़ों मील चल करके आए थे, उनकी अपनी वो अभी तक कायम है। इसी तरह से महंगाई, वो कह रहे कि एक तरफ तो इतना अनाज और एक थोड़ा सा नमक दे दिया हमको, लेकिन बाकी जो तेल से लेके और तमाम चीजें, तेल 200 रुपए लीटर हो गया है, पेट्रोल डीजल बहुत महंगा हो गया है, खेती करना महंगा हो गया है। तो वो जो सारी चीजें हैं वो भी लोगों के जेहन में और चर्चा में है। दूसरी बात, अभी आपने ये देखा होगा, इस चुनाव के दौर में ही आचार संहिता लगने के बाद हजारों लड़के इलाहाबाद में निकले थे, जिसको प्रयागराज कहते हैं, हजारों लड़के अयोध्या में निकले थे, और वो रात के 1-1 बजे तक सड़कों पर थे अपने रोजगार के सवाल को लेके। कल ही अभी राजनाथ सिंह के सामने हंगामा हो गया, लड़कों ने हंगामा किया अपने रोजगार के सवाल पर। तो ये सारे सवाल मैंने जो लोगों से बातें किया है, ये भी ठीक है कि कुछ गरीब लोग ऐसे भी मुझे मिले जो कह रहे हैं हमको ये मिला। आप कह रहे हैं कि इनके लिए कुछ प्लस है तो बहुत कुछ माइनस भी है। बहुत कुछ, ये जो मैं मुद्दे उठा रहा हूं, ये सारे मुद्दे जनता के दिमाग में है। किसानों का मुद्दा दिमाग में था, इसीलिए भागवत साहब को ऐसी बात कहनी पड़ी। तो एक तरफा ये खैर हर पार्टी को ही करना चाहिए कि वो जोश में रहे और कहे नहीं, ठीक है, पार्टियों का कहना अलग होता है, आपका एक इंडिविजुअल असेसमेंट है, ऐसे किसी और का असेसमेंट आपके विपरीत हो सकता है। ये तो अपनी अपनी राय की बात है, कोई किसी की राय सटीक हो सकती है, किसी गलत हो सकती है। शिवम, आपकी बात का जवाब दें। बात शुरू हुई थी नमक का वास्ता देने से। शिवम जी, मैं बड़ी शालीनता और सम्मान से कहना चाहता हूं सौरभ जी के कभी कभी समाजवादी की प्रवक्ता को सुनकर ऐसा लगता है कि वो मतलब चांद के ऑर्बिट में जाकर फिट हो गए। आप जनता के बीच में क्यों नहीं, आप इसको गलत ना लें। आप मुझे एक चीज बताइए, पहले जब हम बात करते थे ना राशन की, राशन का मतलब होता था गेहूं और चावल। या तो ये आज वाला राशन देखते नहीं है, या फिर कुछ लोग जो कह रहे हैं कि हम लोगों से बात करते हैं वो करते नहीं है, सिर्फ बोल रहे हैं। आज के जमाने में आटा, दाल, चावल, चीनी, नमक, तेल क्या नहीं मिल रहा राशन में। जब ये कोरोना की महामारी आई, इससे पहले क्या आपने कभी राशन में ये चीजें मिलती हुई देखी है? दूसरी बात, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हाँ, ऑफ कोर्स कहीं कोई दो राय नहीं है कि कहीं ना कहीं चीजों को लेकर एक डिसबैलेंस अप्रोच रही है, लेकिन ये देश के साथ तो नहीं रही, पूरी दुनिया के साथ रही है। आज दुनिया में जहां यूनाइटेड स्टेट्स भी कहीं ना कहीं महंगाई दर में 10 से ऊपर है, 11 से 11.5 के आसपास है, हिंदुस्तान आज भी 5-5.5% पे है और मैक्सिमम 6% तक पहुंच कर गया। तो लेकिन गरीब आदमी जब अमेरिका का अखबार नहीं पढ़ता ना, उसको क्या मालूम अमेरिका में क्या हो रहा है, उसको अपने से मतलब नहीं। लेकिन सौरभ जी, अखबार बिल्कुल नहीं पढ़ता, लेकिन जब वो देखता है कि एक मुल्क के क्या हालात हो गए, जब वो आप ही का इंडिया टीवी देखता है, जब इंडिया टीवी बताता है
कि अमेरिका में अब से 1 महीने पहले तक भी 5.5 लाख केसेस पर डे आ रहे थे, तो उसको भी समझ में आता है। जब उसको पता चलता है कि पूरी दुनिया बंद थी और सरकारों के पास टैक्स कलेक्शंस नहीं आए हैं, तो वो इस बात को भी समझता है, कि पूरे समय सरकार उनके साथ खड़ी रही। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं, ठीक, मैं समझा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि यूपी का आदमी ये मानता है कि इतनी विषम परिस्थितियों में जो सबसे अच्छा कर सकते थे वो इन्होंने किया, तो उनको दोष नहीं देता इन्हें। बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। अब बहुत तरीके के लोग सबको मिलते हैं, तो मैं अमिताभ जी के पास भी जाना चाहता हूं। अमिताभ जी, क्या ज्यादा सेंटीमेंट मिल रहा है आपको पिछले 2 साल में, खास तौर पर जब कोरोना की वजह से बहुत परेशानियां हुई हैं, इसमें इस सरकार को प्लस दिया जाता है कि माइनस दिया जाता है? देखिए, इसमें दोनों तरीके की प्रतिक्रिया सौरभ जी मिलती है। ऐसे भी लोग मिलते हैं जो ये बताते हैं कि कोरोना के दौरान उनको परेशानी नहीं हुई, या उनको ये लगता है कि ये एक ऐसी परिस्थिति बनी थी जो इससे पहले कभी नहीं बनी थी और इस परिस्थिति में सरकार ने तत्परता दिखाई, ये कहने वाले लोग भी मिलते हैं। दूसरी तरफ जिन लोगों ने इसको भोगा है वो भी बताते हैं कि कितनी परेशानी उनको उठानी पड़ी। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोरोना के मसले पर ये चुनाव निर्धारित हो रहा है? बिल्कुल। जहां से मैं देख पा रहा हूं वहां से सौरभ जी मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा है। उससे बड़े मसले, जैसे आवारा मवेशियों का भी जिक्र हो रहा था, वो बड़े मसले के तौर पर दिखता है। और जिस बेनिफिट ट्रांसफर की आप बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ये चुनाव उससे प्रभावित हो रहा है। अब जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आप सीधे अकाउंट में करते हैं या आप राशन वितरण करते हैं, तो उसका लाभ, फ्री वेजेज स्कीम का लाभ, ये सब सीधे तो फिर ये बताइए कि ये सब कुछ अगर बीजेपी के लिए काम कर रहा है, तो ये तमंचावादी, तमंचे की फैक्ट्री बंद हो गई है और अब आतंकवाद, इन विषयों का कोई प्रभाव होगा या ये क्यों उठाने पड़ रहे हैं? देखिए, ध्रुवीकरण, जब जातीय ध्रुवीकरण होती है तो धार्मिक ध्रुवीकरण की भी कोशिश की जाती है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार कमाल मैं देख रहा हूं कि जातीय स्तर पर भी ध्रुवीकरण है और धार्मिक स्तर पर भी है। तो अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अगर आप भूगोल, उत्तर प्रदेश के भूगोल को देखेंगे तो उसमें विविधताएं बहुत सारी है। तो रुहेलखंड में जाकर के आपको सांप्रदायिक या धार्मिककरण की कोशिश करनी होती है, तमाम पार्टियों को करनी होती है, अगर वहां आपको जीतना है या अपने वोटरों को एकजुट करना है तो। लेकिन जब आप वहां से बुंदेलखंड की तरफ बढ़ते हैं तो बुंदेलखंड में आके फिर आप विकास करना शुरू करते हैं। पर जब आप पूर्वांचल में आते हैं तो फिर आप वहां आकर के अयोध्या, काशी, मथुरा, फिर वो शुरू करते हैं। तो ये अलग अलग जमीन और उसके तासीर के हिसाब से राजनीतिक दल अलग अलग तरीके के मसले रखते हैं। एक जवाब आपकी बात पर शिवम देना चाह रहे हैं, फिर चंदेल जी के पास आता हूं। शिवम, देखिए, मैं मानता हूं कि जो आपने शुरुआत में कहा, तमंचावादी सोच और राष्ट्रवादी सोच और आतंकवाद और गुंडागर्दी और गैंगस्टरी, मुझे लगता है आप तो मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं सौरभ जी, जो उत्तर प्रदेश में रहा है वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि आने वाले 50 साल तक ये इस प्रदेश में मुद्दा रहेगा और ये मुद्दा रहना भी चाहिए, क्योंकि हम सब ने मिलकर 2017 तक का उत्तर प्रदेश देखा है। तो मुझे लगता है कि प्रदेश के किसी भी कोने में, किसी भी जगह पर, किसी भी शहर में जाकर और पूर्व में जाकर चाहे पश्चिम में आकर अगर ये मुद्दा उठाया जाता है तो ये उतना ही रेलेवेंट है जितना बाकी सब चीजें। और मुझे लगता है सुरक्षा उत्तर प्रदेश का एक सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में और आने वाले 10 चुनाव में भी रहेगा। चलिए, ठीक है, अब चलें इसी पर बात कर लेते हैं। एक बार चंदेल साहब का रिएक्शन, मैंने जैसे आपसे पहले कहा था, ये सबसे प्रमुख मुद्दा बीजेपी बना रही है, कानून व्यवस्था, गुंडे जेल में, माफिया जेल में या 2 गज जमीन के नीचे। शिवम, पूछना चाहूंगा, ये बताएं, शायद ये भारतीय जनता पार्टी का पन्ना खोला नहीं इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के पन्ने खोलने इनको मालूम पड़ जाएगा कि कितने माफिया इनकी पार्टी में बैठे हुए हैं, कितनी माफिया को उन्होंने टिकट दिया है, कितने माफिया ये चुनाव लड़ रहे हैं। और खुद योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर देख ले कितने केसेस हैं, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर देख कितने केसेस हैं। तो किनकी बात करते हैं? ये वो लोग हैं जो सिर्फ झूठ परोसते हैं, जो जितना छोटा उतना झूठ और जो जितना बड़ा वो उतना झूठ फेंकता है। आज मैं वहीं से बात कर रहा हूं जहां से नरेंद्र मोदी जी बोल के गए हैं। मैं इसी जिले का रहने वाला हूं, उन्नाव जिले का रहने वाला हूं, और यहाँ जो बातें बनाकर गए हैं कि ये बूढ़ी माँ का किस्सा सुना के गए हैं। मैं स्वयं जी, जरा मेरे गांव आइए, क्षेत्र आइए, देहात आइए, मैं किसान का बेटा हूं, मुझे मालूम है लोगों का दर्द। जो किसान रात भर जगकर अपने खेत ताकने में मजबूर है, उसको आप 5 किलो राशन और 1 किलो नमक देकर उसको बहलाना चाहते हैं, उसका एक किसान पूरे उत्तर प्रदेश में जवाब देने के लिए तैयार खड़ा है। आने वाली 23 तारीख को उन्नाव में और पूरे प्रदेश में 10। चले, ठीक, 2 कमेंट कुछ और ले रहे। चंदेल साहब, आपकी बात का जवाब जफर साहब देंगे। जी जफर साहब, वो बता रहे हैं कि कानून व्यवस्था की बात छोड़िए, अपनी लिस्ट निकालिए, कौन कौन कितने माफिया गुंडे हैं। देखिए, यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रदेश की जनता के बारे में। जनता के मुद्दे क्या थे? जनता का मुद्दा था, सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो लॉ एंड ऑर्डर था 2012 से 2017 तक।
तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ तो जनता जाहिर है उसकी वाहवाही करेगी, उसको एक्नॉलेज करेगी। आप ऐसे आप देखिए जैसे ये चंदेल जी भी, चंदेल साहब सुना आपको, चंदेल साहब आपको सुना, आप उनको बोलने दीजिए, समय बहुत ज्यादा नहीं है जी। जफर साहब बोलिए, उनकी आवाज है। जैसे आप देखिए कि फौरन उत्तेजित हो जाते हैं, तो मतलब इनकी जो भूमिका समाज में रही है वही उसी तरह की रही है कि लोगों के साथ उत्तेजित होके उनके साथ दुर्व्यवहार करना वो करते हैं। आज उसके जो थोड़ा सा यहाँ पर दिखाया भी उन्होंने कि जो फौरन उत्तेजित हो गए। तीसरी बात जो है, वहां पर एक आम महिला जो है वहां पर अपने आप को जो है वो कहीं ना कहीं वो परेशान रहती थी, इसलिए कि उसको डर लगता था रोड पे चलने में भी। अब जो है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। अब ये देखिए आप जरा इनको कैसे परेशान है, तो ये सुरक्षित महसूस करती है आज की महिला। अब बहुत सारी ऐसी चीजें जो थी, अब बड़ी बड़ी सड़कें बन रही है, तेजी से इकोनॉमी जो है उसका जो है। अभी तो ये अभी बोल रहे थे, बता दीजिए एक पुल बता दीजिए जो बनाया हो आप लोगों ने, अभी पूछ रहे थे चंदेल जी। अरे भैया आप अभी 2 दिन पहले गंगा एक्सप्रेस के बारे में सुना, वो भी आपको जल्दी मिल जाएगा, उसका वो भी आपको दे देंगे। गंगा एक्सप्रेस हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट 540 किलोमीटर का लंबा जो एक्सप्रेस वे है वो भी आपको ही देंगे, आपको उसमें घुमाएंगे। जब आप ऑपोजिशन में बैठे रहेंगे ले जाएंगे आपको गाड़ी में सवार करके, और 8 लेन की गाड़ी में 8 लेन में जाएगा वो। अच्छा तो ठीक है, आपको अभी जफर साहब मैं अंत में एक कमेंट राय साहब का जरूर लेना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने बताया दोनों तरफ के क्या क्या मुद्दे काम कर रहे हैं किसके लिए। सर, ये कानून व्यवस्था को लेकर के जो प्रचार है भाजपा का, और हम बहुत सुनते हैं कि इसका जरूर लोगों के बीच में एक पॉजिटिव असर है इस सरकार के लिए। जी बिल्कुल, ये मुद्दा उठाने की लगातार कोशिश हो रही है, लेकिन साथ साथ क्योंकि अखिलेश या बाकी लोगों को भी हम सुन रहे हैं, तो उधर वो हाथरस से लेकर के उन्नाव होते हुए वो सारे मुद्दे भी वो लोग उठाते हैं, सेंगर को भी उठाते हैं, और क्रिकेट खेलते हुए धनंजय सिंह को भी दिखाते हैं। तो ये सारी जो परिस्थितियां हैं ये कहीं ना कहीं बैलेंस करती हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ये तो बात वही जो नेता प्रचार में कहते हैं। मैं आपसे वो नहीं जानना चाह रहा, मैं आपसे जमीन की बात जानना चाह रहा हूं। एक आम शहरी या ग्रामीण व्यक्ति क्या उसको कुछ सुरक्षा महसूस हुई? और सौरभ जी ये जो बातें हम लोग कर रहे हैं ये हमारी कॉफी हाउस और दिल्ली, आगरा, लखनऊ में शहरों में रहने वाले लोगों की बातें हैं। जो ग्रामीण जनता और गरीब जनता और आम जनता है उसके मुद्दे वही है जो मैंने आपको गिनाए हैं, और वही मुद्दे आपको 10 मार्च को दिखलाई पड़ेंगे। ये तो अपराध और कानून व्यवस्था आपके हिसाब से मुद्दा नहीं है इस चुनाव का? ये सिर्फ हम बड़े लोग शहर में चर्चा करते हैं इसकी। अगर अपराध ऐसा होता, अच्छा ये बताइए मुझे, उत्तर प्रदेश की आबादी करीब 26-27 करोड़ है। रोज इतने करोड़ लड़कियां, औरतें अपने स्कूल जाती हैं, औरतें खरीदारी करने जाती हैं, क्या वो निकल नहीं रही है? या वो 2017 तक नहीं निकल रही थी? नहीं, अगर आपकी बात सच है तो मुझे हैरानी होगी कि बीजेपी ऐसे मुद्दे पर इतना प्रचार और इतना जोर क्यों लगा रही है जो आपके मुताबिक मुद्दा ही नहीं है जमीन पर। वो उनका अपना तरीका है। कैराना पहुंच करके अगर उन्होंने, गृह मंत्री जी ने प्रचार करना शुरू किया, और जब सबको मालूम है कि कैराना, राय साहब चलिए 30 सेकंड में मैं एक बार अमिताभ जी की राय इस पर और जान लूं। आपने कहा ये सब शहरों की बातें हैं और गांव देहात में ये कोई मुद्दा नहीं है कानून व्यवस्था का, गुंडागर्दी का। आप 20 सेकंड में केवल अमिताभ जी। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है सौरभ जी, मसला तो है। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाइए, वहां के किसानों से पूछिए, उनके खेतों में जो कृषि उपयोग के लिए जो उनके संयंत्र थे वो खुल जाते थे, तो उनके लिए छोटी छोटी चीजें हैं। वहां मूंगफली बेचने वाला भी आपको बताएगा कि अब वो देर तक अपनी दुकान लगा पाता है। तो ऐसा नहीं सिरे से खारिज करना, ये मैं इसको ठीक नहीं समझता हूं, इसका असर तो है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बातचीत हुई आज आप सबके बीच। बहुत शुक्रिया आपका चंदेल साहब, जफर साहब, अमिताभ जी, राय साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।